इन्होंने मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, बल्कि जो भी लिखा अनुसूचित जाति के खिलाफ लिखा, अछूतों के खिलाफ लिखा, ओबीसी के खिलाफ लिखा और सबके खिलाफ लिखा। आपको ये बात मैं आपको बता दूं कि ये उस वक्त इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि ये सोचते थे कि मुगलों की गुलामी करके हमें मलाई तो खानी है, परंतु एक व्यवस्था बना के रखनी है जिस व्यवस्था के अंतर्गत ये जो शूद्र लोग हैं, ये जो अछूत लोग हैं, कभी जबान नहीं खोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त ये लिख रहे थे उस वक्त इनकी मानसिकता, इनकी मंशा और इनकी मंशा ये थी, ये सोचते थे कि ये शूद्र लोग हैं, भविष्य में आने वाले 2000 साल तक पढ़ेंगे नहीं और हम जो मर्जी लिख जाएं, ये कभी सवाल नहीं करेंगे। परंतु इनका दुर्भाग्य रहा कि मुगलों के खिलाफ कुछ नहीं बोले, अपने समाज के खिलाफ बोले, और उस समाज के लोग जिन्हें आज हम बहुजन समाज बोलते हैं, शूद्र समाज बोलते हैं, अनुसूचित जाति बोलते हैं, आज वो पढ़े हैं और पढ़ने के बाद में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है। और जब वो क्वेश्चन रेज करने लगे तो उस युग को इन्होंने क्या बना दिया, कलयुग। इन्होंने कहा जी कलयुग आ गया, कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस उगेगा, कूड़ा करकट कौवा मोती खाएगा। तो जब आज ये सवाल उठाने लगे हैं तो ये सवाल इनके कानों में खटक रहे हैं कि क्यों आज भी, देखिए सवाल तो उठेगा क्योंकि शंभुक ऋषि की हत्या की बात भी की जाएगी, और दूसरे जो कि भाई शूद्र अगर श्लोक सुनेंगे तो कान में तेल डाल दिया जाए, बोलेंगे तो जीबान काट दिया जाए, तो ये सारी चीजों का एनालिसिस होगा। आज लिखा आपने है, परंतु उस मामले में डिबेट हम करेंगे। जो इस बात को चैलेंज करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले जहां वो कथा कर रहे हैं वहां हिंदू एक गांव बना दे जिसे अखंड हिंदू की बात करते हैं। और इस प्रकार के जो आप कहते हैं, जो नोटंकी बाज हैं, जो इस बारे में चैलेंज कर रहे हैं कि अखंड राष्ट्र बनाएंगे, तो पहले एक गांव अखंड राष्ट्र बना लो, उसके बाद में एक शहर बना लेना, और जिस राज्य में आपकी चलती है, जिस राज्य में आपके मुख्यमंत्री है, जिस राज्य में आपको बहुमत मिला हुआ है, उस राज्य को आप हिंदू राज्य घोषित कर दें। तब हम मान लेंगे कि आप अखंड राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हो। आप ये बात देखिए, कोई भी कुकुरमुत्ता उठता है और कहता है कि भाई इसने ये बोल दिया, इसकी जीबान काट दो, मैं 1 करोड़ दे दूंगा, 2 करोड़ दे दूंगा, इसके हाथ काट दो। बहुत से ऐसे वो हैं बाबा जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि गर्दन काटने में 50 लाख 1 करोड़। तो ये जो 50 लाख 1 करोड़ रुपए की आप सुपारी, धार्मिक सुपारी दे रहे हो ना, इस सुपारी को अपने धर्म को बढ़ाने में काम आओ, तभी अखंड राष्ट्र बनेगा। परंतु अगर आप ये सोचते हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को काट कर, मार कर, धमकियां देकर, डराकर अखंड राष्ट्र बना सकते हैं, तो ऐसा अखंड राष्ट्र को हम पता नहीं कहां बनाएंगे और कहां डाल देंगे। जितने FIR, जितने मुकदमे, जितना विरोध शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने आज तक भारत में झेला है, उतना तो ओबीसी वर्ग इस सामाजिक आंदोलन में 1% भी नहीं झेल पाया। कि अगर ताड़न का मतलब शिक्षा है तो ढोल को कैसे ताड़न करोगे और पशु को कैसे ताड़न करोगे? क्योंकि वो तो कहती है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो अब आप ये देखिए कि ढोल को कैसे शिक्षा दोगे और पशुओं को कैसे शिक्षा दोगे? क्या ढोल ताड़न केंद्र खोलोगे या पशु ताड़न केंद्र खोलोगे? और जितने भी ये आप कहते हो कि भाई ताड़न का मतलब शिक्षा है, तो भाई कल अगर आप ये लिख दो कि शूद्र का मतलब गीता प्रेस के अनुसार ब्राह्मण है, तो क्या हम ये मान लेंगे? जाति ब्राह्मणों ने बनाई है या जाति पंडित ने बनाई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे जाति पंडित बनाए, चाहे जाति ब्राह्मण बनाए, चाहे क्षत्रिय बनाए या शूद्र बनाए, जाति जिसने भी बनाई है वो अपने फायदे के लिए बनाई है। और जब ये बात हम हजारों साल से कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग जो है जाति का फायदा ले रहा है और उसी वर्ग को जाति बनाए रखने से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आज चाहे आप जाति में पंडित की बात करो या गैर पंडित की बात करो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु जाति इस भारत की बीमारी है और उस बीमारी से हमें इलाज चाहिए। देखिए वही मैंने बताया ना, जब वो कहते हैं कि जाति फलान ने बनाई है और ढिमकाना ने नहीं बनाई, तो हमारा जो सवाल है बीमारी आप बता रहे हो, इलाज कौन बताएगा? जाति बनाई किसी ने भी, लेकिन क्या जाति को खत्म करने के लिए आज कोई आगे आ रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ग चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वो इस भारत में जाति को खत्म करने के लिए आगे आ रहा है। जैसा आप जब यूरोपियन देशों को देखते हैं, आप ये देखिए कि ब्लैक लाइव मैटर होता है, उसके अंदर जो है जो व्हाइट पीपल है वो लीड करते हैं। उसके अलावा जब यूरोप में क्रांति होती है तो उस क्रांति को लीड करने वाले जो है व्हाइट लोग होते हैं, ना कि ब्लैक लोग होते हैं। परंतु भारत के अंदर ये स्थिति नहीं बन पा रही है कि जाति को खत्म करने के लिए, देखिए हम ओपन हार्ट से उन लोगों का स्वागत करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, जो जाति को खत्म करने की बात करें। परंतु
आप जाति को बनाने की बात कर रहे हो, जाति को खत्म करने की बात कब करोगे? सवाल यहां पर यह है। पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई है, उसके बाद कहते हैं जाति जो है पंडितों ने बनाई है, उसके बाद कहेंगे कि जाति सनातनियों ने बनाई है। जाति जिसने भी बनाई है वो बीमारी है भारत के लिए। आप जाति खत्म करने की बात करिए, परंतु आप ये देखिए कि निरंतर मुद्दे, नए नए मुद्दे आजकल जाति और धर्म को लेके निकलते आ रहे हैं। कभी किसी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, कभी किसी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, परंतु ये सारी की सारी चीजें इनकी खुद की नूरा कुश्ती है। हमें नहीं पता किसने बनाई, ना ही हमें जानना। देखिए, भारत के अंदर तो जो भी बोलेगा उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करेंगे। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की या चंद्रशेखर की, देखिए चंद्रशेखर बिहार के एक मंत्री हैं और बिहार राज्य के अंदर उनकी सरकार है। उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया वो सरकार का वक्तव्य माना जाना चाहिए। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया वो आज से नहीं, वो जब से दे रहे हैं, जब से वो राजनीति कर रहे हैं। परंतु आज इन लोगों को पब्लिसिटी की कमी है और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इन्हें पब्लिसिटी देकर इन्हें हमारा लीडर बनाना चाहता है, ताकि समाज के अंदर भेदभाव। अब एक आप कहोगे कि नहीं ये तो सच्चाई की बात कर रहे हैं। सच्चाई की बात तो पहले भी कर रहे थे, पहले मुकदमे दर्ज क्यों नहीं हुए? सवाल यह है क्योंकि अब जो है ये लोगों की भावनाओं को भड़काकर, कोई भी हो, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, कहीं ना कहीं आज यह है कि हमारे लिए मुद्दे नहीं है। आप जब इस बारे में सवाल करते हैं कि ओबीसी ने जो है आंदोलन किया मंडल को लेके, तो मैं आपकी बात में एक बात ऐड कर दूं कि जितने लोग उस मंडल कमीशन में ओबीसी के थे उससे कहीं ज्यादा उसमें अनुसूचित जाति के लोग थे। आप शायद साहब काशीराम का नाम भूल गए, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। और पूरी बहुजन समाज पार्टी जो है वो मंडल कमीशन को लागू करवाने के लिए साहब काशीराम के पीछे पड़ी थी। और आप शायद ये बात भी भूल जाते हैं कि जब वहां जिस व्यक्ति ने वहां पे आत्महत्या की वो भी ओबीसी समाज से था। आप इस बात को भी भूल जाते हैं कि ओबीसी समाज के सैकड़ों लीडर्स ने ये बात कही कि अनुसूचित जाति के लोग तो हमको दलित बना रहे हैं। आप शायद ये बात भी भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन को लागू करवाने के पीछे ओबीसी से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोगों का हाथ था। और जब आप मंडल कमीशन को आज के इन दो लीडर से तुलना करते हैं तो आप ये देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये धार्मिक स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है। आप राजनीतिक इनसे समर्थन पूछ लीजिए ना। आप स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर ये मानते हैं कि ओबीसी के सबसे बड़े लीडर हैं, या चंद्रशेखर को ये मानते हैं कि वो सबसे बड़े लीडर हैं, तो वो क्या कारण है उत्तर प्रदेश में किस सरकार को समर्थन करेंगे? आप पहले इस बारे में जवाब उनसे पूछिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल सवाल घुसा दिया और पॉलिटिकल सवाल की बात नहीं बनती। बात बनती है। आप ऐसे बयान देकर अपने आप को पॉलिटिकली स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर ओबीसी विरोध कर रहा है तो जब रामचरितमानस की बात है तो रामचरितमानस में जितने बुराइयां या जितने श्लोक अछूतों के, अछूत जानते हैं आप किसे बोलते हैं? अछूत बोलते हैं अनुसूचित जाति को। अनुसूचित जाति मतलब अनटचेबल। अनटचेबल मतलब जो अवर्ण है, जो सवर्ण नहीं है। अब अछूत से ज्यादा उसमें बुरा और भला लिखा गया, वो शूद्रों के बारे में लिखा गया। शूद्र मतलब ओबीसी कम्युनिटी। और ओबीसी कम्युनिटी, क्या आप अगर आप ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य या चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है या आज ओबीसी समाज जुड़ रहा है, क्या उन्होंने लल्लई सिंह यादव का नाम ले सकते हैं? वो जानते हैं आप कौन है लल्लई सिंह यादव? परंतु आप लल्लई सिंह यादव की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओबीसी के अगर सच्चे लीडर्स की बात होगी, ओबीसी का जो अंडरस्टैंडिंग की बात होगी, नो डाउट आज बहुजन जो आइडियोलॉजी है, बहुजन आइडियोलॉजी के अंदर में ओबीसी वर्ग जाग रहा है। बहुत कम ही सही, मैं बहुत कम इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओबीसी वर्ग आज रिजर्वेशन के मामले में कम से कम आज भी 50% से ज्यादा जो एक मत है, और वो ये चाहता है कि हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। परंतु 50% के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी रिजर्वेशन खत्म करने की मांग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ओबीसी का रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट खा रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही तो शेड्यूल कास्ट की वजह से नहीं लग रही। आज भी जितने भी आंदोलन आरक्षण के विरोध में होते हैं, उस भीड़ का हिस्सा कौन सा वर्ग होता है? सबसे पहले आप इस बारे में रिसर्च करिए, फिर मुझसे बात करिएगा। उसके अलावा जब आप बात कहते हैं कि भाई मंडल कमीशन की तुलना हम आज के उससे आंदोलन से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मंडल कमीशन भारत को बदलने वाला, भारत के एक मुख्य वर्ग को तैयार करने वाला, भारत के मिडिल क्लास को तैयार करने वाला,
हजारों लोगों को जेल में इस रिजर्वेशन के कारण हजारों लोग जो जेल में गए, उनकी आहुतियों और कुर्बानियों का परिणाम है मंडल कमीशन। ऐसा नहीं है कि आप मंडल कमीशन की जो तुलना है वो किसी भी आंदोलन से कर ले। भारत के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा सामाजिक क्रांति का काम हुआ वो मंडल कमीशन हुआ, और उसकी तुलना जो है वो किसी से भी नहीं हो सकती। आप जाति व्यवस्था का तो विरोध करोगे, आप कहोगे कि भाई जाति का तो विरोध करेंगे, परंतु जिस संस्था ने जातियां बनाई है उनका समर्थन करोगे। एक बात ध्यान रखिए कि आप अगर ये सोचते हो कि हम रिजर्वेशन के कारण जाति का विरोध करेंगे, परंतु जिन्होंने जो जाति व्यवस्था बनाए रखते हैं उनमें हम उस संस्था में विश्वास रखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिजर्वेशन तो चाहिए ओबीसी के नाम पर, आपको रिजर्वेशन तो चाहिए ओबीसी के नाम पर, परंतु आप उस व्यवस्था, जिस व्यवस्था का आप जिस व्यवस्था को आप कहते हैं हिंदू व्यवस्था, उस हिंदू व्यवस्था का अगर आप पार्ट बने रहना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है भारत के अंदर। स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर यादव सर कर तो रहे हैं विरोध, एससी के किसी नेता ने विरोध नहीं किया है तब रामचरितमानस का। देखिए, आप जब इस बारे में कहते हैं कि एससी के नेता ने विरोध नहीं किया कि, तो मुझे नहीं पता आप विशेष तौर पर किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु एससी के नेताओं को इस हिंदू मुस्लिम जातिवाद के अलावा एससी वर्ग के बच्चों को तैयार करने का जिम्मेदारी ज्यादा है। उन्हें राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी बनाने के लिए, राजनीतिक पटल पे अपने लोगों की आवाज उठाने के लिए, अपने बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में भेजने के लिए, रोजगार के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत काम वो कर रहे हैं। उन्हें वो इस डिबेट पे नहीं पड़ रहे, और उन्हें पता है कि देखिए, और जब आप ये आज हमें ये बात झुंझुना दिखा रहे हो कि ओबीसी समाज के दो लीडर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये लड़ाई तो हम सैकड़ों साल से लड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जब से सिद्धांत बने हैं, जब से रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बनी है, हुवर अनटचेबल्स बने हैं, हुवर शूद्रास जो बनी है, वो सारी की सारी जो है अनुसूचित जाति ने पढ़ के वो कैडर में जो आज होती है वो सबसे ज्यादा कैडराई चीजें अनुसूचित जाति और एससी समाज करता था, करता है और करता रहेगा। परंतु उन्हें यह बात पता है कि उनके समाज का हित जो है वो मुकदमेबाजी में ना होकर उनके समाज का हित है शिक्षा और संवैधानिक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए, और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, अब आप अगर सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट का कोई लीडर इस मामले में बयान दे जिससे कि वो सबसे बड़ा लीडर बन के उभर के आए, देखिए, दूसरों का विरोध करना ही हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक लड़ाई का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने समाज को संगठित होकर बचाकर मजबूती से चलना हमारा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि एससी समाज का कोई व्यक्ति आज नहीं बोल रहा, अब भूल जाओ, आप कुछ भी लिख दीजिए, ये आपका प्रोग्रेटिव है, परंतु आज हम पढ़ने वाले भी हैं, हम जवाब देने वाले भी हैं, और हमारे पास अगर आप ये लिखोगे कि एक शूद्र की हम गर्दन काट देंगे पढ़ने के कारण, तो संविधान इतना पावरफुल है कि आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल देगा। दूसरी बात ये कि इसमें कितना कुछ लिखा हुआ है हमारे डिबेट के मुद्दे नहीं है। हम तो बात करेंगे रोजगार की, बात करेंगे, हम बात करेंगे आरक्षण की, बात करेंगे, हम बात करेंगे शिक्षा की, बात करेंगे, हम बात करेंगे नौकरियों में प्रतिनिधित्व की, बात करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की बात करेंगे, हम हाई कोर्ट में जज बनाने की बात करेंगे, हम अपना एंटरप्रेन्योरशिप बनाने की बात करेंगे, हम अपने लोगों को बिजनेसमैन बनाने की बात करेंगे। परंतु अगर आप ये चाहते हो कि हम कोई अनर्गल स्टेटमेंट दे, अनर्थक स्टेटमेंट दे और शेड्यूल कास्ट सिर्फ और सिर्फ इस नूरा कुश्ती में लगा रहे और इस लड़ाई में ही अपना ध्यान भटकाए, तो अनुसूचित जाति के पास आज ये समय नहीं है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो अपनी सरकार बनाने के लिए, संविधान बचाने के लिए निरंतर लड़ते आ रहे थे, निरंतर लड़ते रहेंगे।